अगर आप नहीं चाहते कि बाकी लोगों की तरह ब्रोक, स्ट्रेस्ड और एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे रहें, तो बस एक चीज पर फोकस कीजिए, अपने पहले $10,000 कमाने पर। जब मैं 18 का था, ना पैसे थे, ना कोई क्वालिफिकेशंस, लेकिन हाँ, बड़े ड्रीम जरूर थे। मिलियंस कमाने की टेंशन लेने के बजाय मैंने पहले 10K कमाने का एक छोटा और अचीवेबल गोल सेट किया। अब एक सेल्फ मेड मिलियनर के तौर पर मैं कह सकता हूं कि पहले 10K डॉलर्स कमाना सबसे टफ था, लेकिन एक बार वो मिल गया तो सब कुछ चेंज हो गया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि ये खुद को प्रूव करने की बात थी कि पैसा कमाना एक स्किल है, सिर्फ लक नहीं। एक बार जब मुझे 10K कमाने का तरीका समझ में आ गया, तो मुझे पता था कि मैं इसे बार बार कर सकता हूँ और धीरे धीरे इसे रियल वेल्थ में बदल सकता हूँ। तो अगर मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े और वही पहले 10K डॉलर्स फिर से कमाने हो, तो मैं इसे सिर्फ 3 स्टेप्स में करूंगा। ज्यादातर लोग इसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कोई क्रिप्टो में कूद जाता है क्योंकि उनके दोस्त ने इससे पैसे कमाए, तो कोई डे ट्रेडिंग ट्राई करता है क्योंकि किसी गुरु ने कहा कि इससे वो अमीर बन जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों तरीकों के लिए बहुत सारा अपफ्रंट कैश और जबरदस्त किस्मत चाहिए। ये साइड हसल्स नहीं है और इन्हें कभी भी अपना मेन इनकम सोर्स मत समझिए, बल्कि इन्हें पैसे मल्टीप्लाई करने के टूल्स की तरह देखिए। जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको बस कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कम पैसे लगें और हर दिन आपकी जेब में कैश डाल सके। अगर सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, तो असल में सिर्फ 4 ऑप्शंस बचते हैं। मैंने ये चारों ट्राई किए हैं और बिलीव मी, सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हाई स्केलेबिलिटी देते हैं तो कुछ काफी लिमिटेड होते हैं। इसी तरह कुछ जल्दी कैश लाते हैं, जबकि कुछ में पैसे बनाने में टाइम लगता है। ऑप्शन 1 है सेलिंग इन पर्सन सर्विसेज। देखिए, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग, डिलीवरी ड्राइविंग, डॉग वॉकिंग, नेल डिजाइनिंग, बार्बरिंग, वीडियोग्राफी और ऐसी कई दूसरी सर्विसेज की। ये चीजें सुनने में सिंपल लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सबसे तेज पैसे कमाने के तरीकों में से एक है। इसलिए इन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये तुरंत पैसे कमाने का रास्ता देते हैं। इसे शुरू करना भी बहुत ही सस्ता है। बस कुछ स्किल्स चाहिए और शायद थोड़े बहुत टूल्स, जिससे आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इसे करने का फैसला किया, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए वेबसाइट बनाने, एड्स चलाने या लोगो डिजाइन करने में। बस बाहर जाइए, अपने लोकल एरिया में कस्टमर्स ढूंढिए, सर्विस दीजिए और भरपूर पैसे कमाइए। मैंने भी ये किया था जब मैं टीनेजर था। मैं अमीर इलाकों में घूमता था और लोगों को उनकी कारें धोने की सर्विस ऑफर करता था। मैं उन घरों को देखता रहा जहां गार्डन हमेशा साफ सुथरा होता, लेकिन गाड़ियां गंदी होती। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी सोच ये थी कि अगर कोई अपना गार्डन इतना साफ रखता है, तो अपनी कार भी चमकती हुई देखना चाहेगा, ताकि उसके पड़ोसी इम्प्रेस्ड हों। लेकिन क्योंकि ये सर्विसेज सिर्फ लोकल एरिया तक सीमित होती हैं, इसलिए मेरी डिमांड कभी बहुत ज्यादा होती तो कभी बहुत कम। कुछ महीने तो बहुत बिजी होते, लेकिन कुछ में मुश्किल से पैसे बन पाते। जब मैं बिजी होता, तो एक बार मैं सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ काम कर सकता था, जिससे मेरी डेली अर्निंग्स की लिमिट फिक्स हो जाती थी। इसलिए इन पर्सन सर्विसेज शुरू करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जल्दी ही ऐसा लगने लगता है कि ये आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रही है। इसी के साथ हम आते हैं ऑप्शन 2, जो कि है लोकल प्रोडक्ट्स। इसमें चीजें बेचने की बात आती है, जैसे होम बेक्ड गुड्स, हैंडमेड आइटम्स, आर्टवर्क, फ्रेश प्रोड्यूस और बहुत कुछ। ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद मत करना। सर्विसेज में जैसे काम खत्म होते ही पैसे मिलते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स बेचने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने भी इसे ट्राई किया था अपनी कार वॉशिंग बिजनेस से कमाए पैसों का यूज करके। मैंने सस्ते मॉडल प्लेन पार्ट्स खरीदे, उन्हें असेंबल किया और फिर आरसी फ्लाइंग क्लब में जाकर बेचा, जहां मैं वीकेंड पर जाया करता था। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था और रिटर्न में बहुत कम पैसे मिल रहे थे। ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे इन्हें बनाना बहुत पसंद था। मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मटेरियल्स खरीदने में चला जाता था और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कस्टमर्स की कमी थी। ऐसे लोग बहुत कम थे जो इसे खरीदने के लिए सही प्राइस देने को तैयार हो। इसलिए लोकल प्रोडक्ट्स बेचना मजेदार है, और अगर आप अपनी पसंद की चीजों से पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये वर्थ इट हो सकता है। ऑप्शन 3 है ग्लोबल प्रोडक्ट्स। इसमें क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना, ड्रॉप शिपिंग, स्नीकर रीसेलिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। इन पर्सन सर्विसेज या लोकल प्रोडक्ट्स के उलट ग्लोबल बिजनेस में आपके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है और इससे पैसे कमाने के मौके भी ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ अपने शहर या लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता। कोई भी कहीं से भी आपसे खरीद सकता है। मैं अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं सीधे फ्लाइट पकड़कर चीन चला गया, ताकि एक मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप करके अपने मॉडल एयरप्लेन्स को पूरी दुनिया में बेच सकूं। लेकिन रिलैक्स, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या
आप प्रिंट ऑन डिमांड वाला रास्ता चुनते हैं तो ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं। पर जब मैंने शुरू किया तो ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। सच कहूं तो शुरुआत में मेरी ग्रोथ काफी स्लो थी, क्योंकि मुझे अपनी कमाई बार बार नए प्रोडक्ट्स में री इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। हर सेल के बाद और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती। अगर मैंने 10 आइटम्स बेचे तो मुझे 20 और खरीदने पड़ते ताकि स्टॉक बना रहे। तो होता यह था कि प्रॉफिट कमाने के बजाय मेरे पैसे स्टॉक में ही फंसे रह जाते थे। तो आखिरकार क्या ये सब वर्थ इट था? 100%। लेकिन ये तभी कीजिए जब आपके पास इतना पेशेंस हो कि 1 से 3 महीने तक बिजनेस को सही तरीके से ग्रो करने का वेट कर सकें। और एक बार जब ये सेटल हो जाता है तो ये सबसे पैसिव और इजी तरीकों में से एक बन जाता है जिससे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। और अब हम आते हैं ऑप्शन 4, ऑनलाइन सर्विसेज पर। जब मैं छोटा था तभी ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, एड्स रन करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह। और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज बेचना बेसिकली इन पर्सन सर्विसेज और ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बीच बेनिफिट्स को मिलाता है, क्योंकि आपको ग्लोबल रीच भी मिलती है और सर्विसेज का हाई प्रॉफिट मार्जिन भी। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको सिर्फ 20 to 30% मार्जिन मिलता है, जिसे आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सर्विसेज में आप 70 to 80% मार्जिन कमा सकते हैं और वह सीधा आपकी जेब में जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप पहले ही दिन से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये सारे तरीके एक स्टूडेंट के लिए $10,000 कमाने के लिए काफी बढ़िया है, खासकर ये लास्ट के 2 ऑप्शंस। लेकिन अगर मुझे सबसे जल्दी पैसे कमाने शुरू करने होते तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन 4 को चुनता, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज बेचना। अब हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी ऑनलाइन सर्विस ऑफर करनी चाहिए। इसे समझने के लिए खुद से 3 सवाल पूछिए। आपको किस चीज में महारत हासिल है? आपको क्या चीज सीखने में ज्यादा मजा आता है? और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बिजनेस हमेशा जूझते रहते हैं? असली गेम वहीं पर है जहां इन तीनों सवालों के जवाब हैं। ज्यादातर लोग इस स्टेज पर अटक जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्किल को परफेक्ट करने में महीनों या सालों लगा देते हैं, इससे पहले कि वो उसे ऑफर करें। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। असली चीज ये है कि जितना जल्दी हो सके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में अपनी सर्विस की प्राइस मार्केट रेट से कम रखिए। आपका मेन गोल है अर्न एंड लर्न, यानी कमाते हुए सीखना। अब इसे एक और स्टेप आगे ले चलते हैं। ये है स्किल पिरामिड, जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। जब ये चारों चीजें मास्टर कर लेंगे तो आपकी स्किल एक हाई इनकम स्किल में बदल जाएगी और $10,000 तक पहुंचना मुमकिन होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो आप नीचे ही हट कर रह जाएंगे और ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। तो पहला एलिमेंट है पोजीशनिंग। देखिए, हर ऑनलाइन सर्विस एक जैसी नहीं होती। असली पैसा उन सर्विसेज में है जो बिजनेस को ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती हैं, क्योंकि बिजनेस और इंडिविजुअल्स पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। जब कोई बिजनेस हर महीने $50,000 कमा रहा होता है तो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए $2,000 खर्च भी करना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर उसे और ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प मिले। और सच कहूं तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनके पास हमेशा होती हैं। ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, बेटर सिस्टम चाहिए, कंपटीशन से अलग दिखना है और ज्यादा लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करना है। ये इश्यूज कभी खत्म नहीं होते और बिजनेस इन्हें सॉल्व करने के लिए हमेशा पैसे देने को रेडी रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज के पास दूसरों से ज्यादा पैसा खर्च करने के ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप ये सोचें कि खुद को बेहतर पोजीशन कैसे कर सकते हैं तो जल्दी से असल पैसा कमाना शुरू कर देंगे। चलिए कुछ आइडियाज देता हूं जिससे आपकी सोच खुलेगी। छोटे यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिटिंग करने के बजाय आप ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए एडिटिंग कर सकते हैं जो कोई प्रोडक्ट बेचता है। अगर आप क्लाइंट्स के लिए रैंडम थंबनेल बना रहे हैं तो इसके बजाय किसी बड़े क्रिएटर के मेन डिजाइनर बनने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कॉपी राइटिंग करते हैं तो सस्ते आर्टिकल्स लिखने के बजाय लैंडिंग पेज आइटम्स करने पर फोकस कीजिए। ये ज्यादा स्किल सीखने की बात नहीं है, ये बात है खुद को उस जगह रखने की जहां असल में पैसा बनाया जा रहा है। दूसरा फैक्टर है लेवरेज। बिना लेवरेज के $10,000 कमाना मुश्किल है। बिजनेस एफर्ट के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए पैसे देते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से चार्ज करने के बजाय आरओआई के बेस पर चार्ज करना शुरू कर दें तो तुरंत ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे। मान लीजिए आप फेसबुक एड्स रन करने का काम चुनते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे तो आपकी इनकम फिक्स रहेगी और क्लाइंट हमेशा आपके घंटे कम करवाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप उन चार्जेस को उस पैसे के बेस पर रखें जो आप उनके बिजनेस के लिए कमा रहे हैं तो क्लाइंट कॉस्ट के बारे में सोचना बंद कर देगा। वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा और जब उसे देखेगा कि आपके काम से सीधा पैसा आ रहा है तो वो खुशी खुशी आपको ज्यादा पे करेगा। यही बात सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर भी लागू होती है। अगर आप सिर्फ पोस्ट शेड्यूल कर रहे हैं और कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हैं तो कोई भी आपकी जगह ले सकता है। लेकिन अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा लीड्स और ज्यादा सेल्स ला रही है तो आप एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक वैल्यू
वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, जिस पल आप अपनी पिच को मैं क्या करता हूं से क्लाइंट को क्या फायदा होगा में बदल लेंगे, पैसे की बरसात शुरू हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है रीच। जो सबसे बड़ी गलती लोग शुरुआत में करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमेशा क्लाइंट्स को खोजना पड़ेगा, लेकिन ये असली गेम नहीं है। शुरू से ही आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे क्लाइंट्स खुद आपके पास चल कर आए। तो अभी हाल ही में मैं एक ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहा था जो कि मूवी स्टाइल पोस्टर्स बना सके। तो सबसे पहले मैंने टिकटॉक पर सर्च किया और वहां एक बंदा सबसे ऊपर आ रहा था जिसने ऐसे ही डिजाइन बनाए थे। मैंने उसे मैसेज किया और उसके प्राइस पूछे। उसने कहा कि वो बस मजे के लिए टिकटॉक पर अपने डिजाइन पोस्ट कर रहा था और उसे कभी लगा ही नहीं कि इसमें पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो उसने बड़े आराम से मना कर दिया। लेकिन उसकी वीडियोस वायरल होती रहीं और उसके इनबॉक्स में ढेरों डीएम्स आने लगे और लोग उसे काम देना चाहते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद मुझसे पूछा कि पैसे कमाना कैसे शुरू किया जाए। मैंने उसकी हेल्प की एक सही बिजनेस सेटअप करने में और अब वो मेरे लिए और कई दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। इससे ये सीखने को मिलता है, अपना काम ऑनलाइन जरूर डालो, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या बस फन कर रहे हैं। आपको कभी नहीं पता कि कब कौन सा मौका कहां से आ सकता है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स दिखाइए, जिससे ये साफ नजर आए कि आपके एडिट्स ने कंटेंट को कितना बेहतर बना दिया। अगर आप थंबनेल डिजाइन करते हैं तो समझाइए कि आपके डिजाइन से ज्यादा क्लिक कैसे आए। और अगर आप सोशल मीडिया सीख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट कीजिए कि कैसे आप एक नया अकाउंट जीरो से ग्रो कर रहे हैं। चौथा फैक्टर है ऑटोमेशन। 95% लोग जो साइड हसल या बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं फेल हो जाते हैं, वो भी सही से शुरुआत करने से पहले ही। और इसकी एक बड़ी वजह है, मैंने कई कॉपीराइटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स, वेब डेवलपर्स और वीडियो एडिटर्स के साथ काम किया है और मैं कह सकता हूं कि 95% लोग टाइम पर डिलीवर करने का वादा करते हैं लेकिन फिर टाइम लाइन मिस कर देते हैं। आपको सबसे अलग करने वाली चीज टैलेंट या करिश्मा नहीं है बल्कि रिलायबिलिटी है, और इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर नए लोग करते हैं। जिन लोगों को मैंने हजारों डॉलर दिए हैं वो हमेशा सुपर टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। वो कभी भी डेडलाइन मिस नहीं करते, हमेशा क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। उनके साथ काम करना एकदम स्मूथ होता है। तो मुझसे सुनिए, अच्छा काम करना एक बात है, लेकिन भरोसेमंद होना वो चीज है जो आपको बार बार पैसे दिलाएगी। तो ये कैसे करते हैं? जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो ना तो मेमोरी पर डिपेंड करते हैं और ना ही बिखरे हुए नोट्स पर, वो ऑटोमेशन यूज करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको सब कुछ ट्रैक करने में हेल्प करे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सीआरएम सिस्टम यूज करें। ओडू सीआरएम काफी बढ़िया है। ये आपको याद रखने में हेल्प करता है कि आपने किससे बात की, उन्हें क्या चाहिए और आपको आगे क्या करना है। ईमेल्स या डीएम्स में स्क्रॉल करने के बजाय सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। मतलब आप अपने सारी अपॉर्चुनिटीज को विजुअलाइज कर सकते हैं इस कॉल बोर्ड से, जिससे आपको हर स्टेज पर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिखता है और आप जान पाते हैं कि कहां फोकस करना है। आप इसे कॉल्स और मीटिंग शेड्यूल्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। और जब आपके ईमेल्स, नोट्स और फाइल्स सब कुछ एक ही जगह पर हो तो ऑर्गेनाइज रहना बहुत आसान हो जाता है। इससे आप अपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कोई डेडलाइन मिस ना हो। आप फॉलो अप के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि आप हमेशा प्रोफेशनल दिखें। आखिर में क्लाइंट्स सिर्फ स्किल्स नहीं चाहते, वो ऐसे किसी को चाहते हैं जिस पर भरोसा कर सकें। वैसे मैं भी ओडू के बारे में बात करने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वो इस वीडियो के इस पार्ट को स्पॉन्सर करना चाहेंगे, और उन्होंने हाँ कह दिया। साथ ही वो आपकी पहली एप्लीकेशन फ्री में देते हैं, वो भी अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग के साथ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जब तक आपके पास बैंक में कम से कम $1 मिलियन नहीं है, आपको इसे बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए। सुपर कार्स, डिजाइनर कपड़े, पार्टीज, ये सब कोई मायने नहीं रखता जब तक आप अपने इनकम को लॉन्ग टर्म वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग अपनी इनकम को खर्च करने के लिए देखते हैं, जबकि वेल्दी लोग इसे और पैसा बनाने के लिए यूज करते हैं। तो फिर ये कैसे करें? आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। मेरे सामने एक रिस्क स्केल है और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपने पैसे कहां लगाता हूं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट से लेकर सबसे हाई रिस्क तक। याद रखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं बस वो शेयर कर रहा हूं जो मेरे लिए सालों से काम करता रहा है। चलिए इसे शुरू करते हैं हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से। नाम तो हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन 3% इंटरेस्ट पर मुझे समझ नहीं आता इसे हाई इंटरेस्ट कैसे कहा जाता है। हाँ, अगर आप अपना पैसा लॉक करने के लिए तैयार हैं या हर महीने कुछ सख्त डिपॉजिट लिमिट्स मान सकते हैं तो आपको बेहतर रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सेविंग्स को लॉक करना नहीं चाहता। मुझे जब जरूरत हो तब मेरा पैसा एक्सेस करना चाहिए, ना कि किसी अजीब रूल के पीछे फंसकर जो कहता हो कि आप लीप ईयर के पहले मंगलवार को ही पैसा निकाल सकते हैं। और मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, मार्क, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये तो बस कैश होल्ड करना है। और हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं होगा
तो जब भी मार्केट क्रैश होगा और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको नुकसान में स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। इमेजिन कीजिए, मार्केट क्रैश हो गया और अचानक आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास कैश सेव नहीं है तो आपको शेयर नुकसान में ही बेचने पड़ेंगे, और ये सबसे तेज तरीका है गलत डिसीजन को लॉक करने का।